दीनानाथ का एक हंसता खेलता परिवार है। सीता देवी के 2 बेटे हैं, दोनों ही अपने पापा के बिजनेस में लगे हैं। सुनो जी, कमलेश की उम्र निकलती जा रही है, इसकी शादी की चिंता होने लगी है मुझे। चिंता तो मुझे भी है, पर अब ये मेरे काम के अलावा अपने स्टार्टअप में भी तो लगा है। कहता है जब स्टार्टअप सही चलने लगेगा तब शादी करेगा। हाँ वो तो पता है, पर इसके चक्कर में अमन की भी तो शादी नहीं हो पा रही। अरे अमन तो अभी छोटा है, उसकी शादी में तो अभी टाइम है। हाँ मेरा मतलब था कि कमलेश की हो जाए तो अमन की भी तो सोचे ना। बस दोनों को एक यही चिंता सता रही थी कि उनके बड़े लड़के की उम्र होती जा रही है और वो शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा। बेटा कमलेश, कामकाज अपनी जगह है और शादी भी अपनी जगह। तुम इस तरह से सोच कर बैठो कि तुम्हारा स्टार्टअप सफल हो जाएगा उसके बाद ही शादी करूंगा, यह बात सही नहीं है। ओहो माँ, मेरे घर आते ही आप लोग ना शादी शादी करने लगते हैं। 2 मिनट बैठने तो दीजिए। वो एकदम से चिल्ला पड़ता है। दोनों चुप हो जाते हैं। एक तो मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, मैं वहां समय नहीं दे पा रहा हूं, यहां शादी की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा आप बताइए। बेटा हमें किस चीज की कमी है जो तुम्हें अपना अलग काम भी करना है? मैं हूं तो सही, तुम दोनों का ही तो है सब कुछ। हाँ कमलेश, सब तुम लोगों का ही तो है। मुझे अच्छा नहीं लगता आपका ये बर्तनों का बिजनेस, मुझे अपना फूड ट्रक खोलना है। इतनी ही देर में अमन भी आता है। हैं? फूड ट्रक कौन खोल रहा है भैया? आप? मैं भी आऊंगा इसमें। जी नहीं, ये मेरे अकेले का होगा, तुम पिताजी के बर्तन संभालो। दीनानाथ बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कमलेश, ये क्या तरीका है बोलने का? ये बर्तन बेचकर ही मैंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया है। हाँ तो ये बर्तन आपके लिए मायने रखते होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं करूंगा आगे जाकर ये काम। किसी को बताने में भी शर्म आती है कि बर्तन की दुकान है। ये सुनकर दीनानाथ को काफी दुख होता है। वो हताश होकर सोफे पर गिर जाते हैं। घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। तो कमलेश उस पर भी बरस पड़ता है। हाँ हाँ तू ही देख लेना, मेरे बस का नहीं है। एक तरफ शादी शादी लगा रखा है, एक तरफ अपना कुछ काम करना चाहता हूं तो करने नहीं दे रहे। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। इसे होता क्या जा रहा है, कितना चिड़चिड़ा सा हो गया है। अभी तक घर बस गया होता ना तो सही रहता। माँ आपको इनकी पसंद की लड़की के लिए हाँ बोल देना चाहिए था। अब भैया कितना ही छुपा ले, इस बात को टाल ले, पर हमें पता है कि उनकी शादी ना करने की वजह यही है। अरे वो कच्ची उम्र का प्यार था, उस समय कुछ सही गलत नहीं दिखता। अभी तो ये स्टार्टअप वाला भूत सवार है इसके सर के ऊपर। फिर अमन जाता है अपने भाई के पास। भैया क्या बात है, हर समय इतने गुस्से में क्यों रहते हैं आप? क्या नहीं कर रहे हमारे माँ बाप हमारे लिए? तू बड़ा हितैषी बना फिर रहा है, तुझे तो सब मिल ही जाएगा। कल पापा से थोड़े से पैसे मांगे थे तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अमन की कोई पुरानी किश्त भरनी थी वो भर दी। उनके पास मेरे लिए पैसे ही नहीं है, बस तेरे लिए है सब कुछ है। तू लिखा कर रख लेना, तू अगर बोलेगा कि तुझे अपनी पसंद की शादी करनी है तो वो उसके लिए भी मान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भैया, और मुझे अपनी पसंद की शादी भी नहीं करनी है। पर कमलेश उससे मुंह फेर कर बैठ जाता है। अमन भी उठकर चला जाता है। क्या हुआ, कुछ बात की क्या उसने? नहीं माँ, भैया को सबसे दिक्कत है, अब उनके बारे में कोई बात मत करना। पूरे घर का माहौल खराब हो चुका था। घर में एक चुप्पी सी छा गई थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तब एक सुबह, देखिए जी, आजकल करते कमलेश 40 का हो गया और अब तक शादी नहीं की। पर हम अमन के साथ गलत नहीं कर सकते। आप अमन के लिए लड़की देखना चालू करिए। सही कह रही हो, कमलेश की जब शादी की उम्र थी तब जिद पर अड़ा रहा। अब तो सारे अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। अब तो कमलेश के लिए कोई पूछता भी नहीं है। हमें अमन के लिए लड़की देखनी ही चाहिए। बेटा तेरी कोई पसंद हो तो बता दे, कहीं कमलेश की तरह मत बन जाना। कितनी कोशिश कर ली उसकी शादी करवाने की, पर एक उम्र के बाद फिर कोई लड़की भी नहीं मिलती। नहीं माँ, मेरी कोई पसंद नहीं है। आपको जिस लड़की से करनी है शादी, मुझे मंजूर है। जल्दी अमन की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और घर में छोटे बेटे की बहू आ जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाना है? देख ले, अपने जेठ जी से पूछ ले बेटा। वो माँ जी, हलवा बनेगा ना आज? सूजी या आटे का बनाऊं? अरे नहीं नहीं, ये सब कमलेश नहीं खाता। रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। प्रिया को बुरा लगता है कि एक जेठ की वजह से घर की रस्म नहीं हो रही। वो अमन से पूछती है तो अमन कहता है, थोड़े दिनों में तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी, अभी जो हो रहा है होने दो। प्रिया को बहुत बुरा लगता है, पर उसकी नई नई शादी हुई थी इसलिए कुछ कह नहीं पाती।
एक दिन सबको एक शादी में जाना होता है। प्रिया बहुत खुश हो जाती है कि आज तो अमन के साथ वो कार में आगे बैठेगी, पर जैसे ही वो बैठने लगती है तो कमलेश बैठ जाता है। अब प्रिया का पारा हाई हो जाता है। घर आकर, माँ जी, कमलेश भैया शादी नहीं करेंगे? हमने तो बहुत कोशिश कर ली, पर समय रहते उसने की नहीं। और फिर तुम भी जानती हो कि ज़्यादा देर कर दो तो होती भी नहीं है। हाँ माँ जी, ये बात तो सही है। अंदर ही अंदर असल में प्रिया अब कमलेश से थोड़ी चिढ़ने लगी थी। कोई भी चीज करने से पहले उसकी सास उससे कमलेश से पूछने के लिए कहती, अमन से नहीं। अमन, ये भैया का क्या चक्कर है? इनकी दखलंदाजी कब तक चलेगी हमारी जिंदगी में? ये क्या तरीका हुआ बात करने का प्रिया? वो मेरे बड़े भाई है, दखलंदाजी किस बात की? उस दिन पहली रसोई में मीठा बनाना था, पर माँ जी ने मना कर दिया कि कमलेश भैया को पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई? उनकी वजह से इतनी जरूरी रस्म नहीं हुई। देखो प्रिया, वो तुम्हारे जेठ हैं, तुम उनको पूरी इज्जत और मान सम्मान दो, बस। उसके अलावा कुछ नहीं बोलोगी। प्रिया को समझ में आ गया था कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा। उसे कुछ न कुछ करके कमलेश की दखलंदाजी बंद करनी होगी, और एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है। बड़ी मुश्किल से एक लड़की का रिश्ता कमलेश के लिए आता है। प्रिया वैसे तो उनसे चिड़ी हुई थी, पर वो सबको ऐसा दिखाती है जैसे उसे कमलेश की बहुत चिंता हो रही है। चलिए, अच्छा होगा माँ जी, भैया का भी घर बस जाएगा। देखो अब क्या होता है, मान जाए तब ना। थोड़ी देर में लड़की वाले आते हैं। कमलेश सबको अच्छा लगता है, पर जैसे ही फाइनल बात होने वाली होती है कि कमलेश कहता है, अभी बस सगाई करेंगे, शादी तभी होगी जब मेरा फूड ट्रक का काम चल जाएगा, चाहे उसमें कितने भी साल लग जाए। अरे ये क्या बात हुई भाई साहब? हमारी बेटी बैठी थोड़ी ना रहेगी, ये तो नहीं हो पाएगा। अरे कमलेश, ये क्या कह रहा है बेटा? पिताजी, आपको ये बात पहले से पता है ना, मुझे फूड ट्रक का काम करना है, अब सब जानते तो है। शर्मा जी उठकर चले जाते हैं। सबको दुख होता है, पर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा खासा रिश्ता था, चला गया। न खुद चैन से जिएंगे ना हमें जीने देंगे, बस हर काम में टांग अड़ाएंगे घर पर बैठे बैठे। वो बड़बड़ करते हुए चली जाती है। कुछ दिन में प्रिया को पता चलता है कि उसके भाई के बैंक का लोन किसी वजह से अटक गया है। वो बहुत उदास बैठी थी। कमलेश उसे देखता है। क्या हुआ प्रिया, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? नहीं, कुछ नहीं भैया। बताओ तो सही, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ। ये सुनकर प्रिया का मन थोड़ा पिघलता है। भैया, वो मेरे भैया है ना, उनके बैंक का लोन अटक गया है। उन्होंने अभी नया घर लिया है, तो लोन वगैरह के सारे चक्कर होते हैं, आप तो जानती हैं। अरे इतनी सी बात, रुको मुझे सब बताओ, या फिर मेरी तुम्हारे भैया से बात करवा दो। प्रिया कमलेश और अपने भैया की बात करवाती है और उनके लोन का काम हो जाता है। जब से मैं फूड ट्रक के काम के पीछे पड़ा हूँ ना, मुझे पता है कैसे कैसे अड़चन आती है। मैं इन बैंक वालों से बहुत बार मिल चुका हूँ, इसलिए काम हो गया। जैसे प्रिया का मन कमलेश की तरह साफ हो जाता है, अब वो उसकी चिंता करने लगती है। एक दिन वो कमलेश को देर रात काम करते हुए देखती है, तो उसके लिए कॉफी लेकर जाती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? बस भैया, ऐसे ही मन कर रहा था कॉफी पीने का, तो आपके लिए भी बना ली। वो थोड़ी देर उनसे बात करती है और चली जाती है। अगले दिन वो फिर देर रात काम कर रहा था। प्रिया देख लेती है, पर वो अपने कमरे में चली जाती है और अमन का कुछ काम करने लगती है। कल तो बड़ा भैया भैया कर रही थी, आज क्या मैं दिखानी? बस वो लोन पास करवा दिया तो एक कप कॉफ़ी में काम ख़त्म कर दिया। वो उठकर कॉफी बना लेता है और बैठा बैठा देख रहा था कि प्रिया अमन के सारे काम कैसे कर रही है। उसे थोड़ी जलन होने लगती है। वो कभी अपने फूड ट्रक के काम को देख रहा होता है, कभी प्रिया और अमन की खुशहाल जिंदगी को। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, कहीं इस फूड ट्रक के पीछे मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं हो रही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस शादी तो नहीं की है मैंने, बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है। वो उस रात सोचता रहता है, काम करता रहता है और सो नहीं पाता। सुबह उसकी तबीयत थोड़ी खराब सी हो जाती है। अरे क्या हुआ कमलेश, सोए नहीं थे क्या बेटा? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा काम कर रहा था। प्रिया कहाँ है? अगर वो कॉफ़ी बना देती तो, वो बहुत अच्छी बनाती है। अरे वो तो आज अमन के साथ ऑफिस चली गई। अमन को भी आज ठीक नहीं लग रहा था, तो प्रिया ने ही कहा साथ जाने के लिए। मैं तो धनिया हो गई हूँ ऐसी बहू पाकर। कमलेश को जैसे चिढ़ हो जाती है कि कुछ ना करके भी अमन की जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। इसका अच्छा है, शादी भी हो गई, पापा का बना बनाया काम भी मिल गया। यहाँ मैं सारा दिन पागलों की तरह काम करता रहता हूँ, कोई पूछने वाला भी नहीं है। वो मन ही मन ये सब सोचते हुए चला जाता है। जब वो वापस आता है तो काफ़ी गुस्से में होता है। किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ।
पर प्रिया को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ फूड ट्रक का काम बाकी है, क्योंकि वो दिन रात कमलेश को काम करते हुए देख रही थी। भैया कॉफ़ी पियेंगे? कमलेश जो उससे चिढ़ा हुआ था, कॉफ़ी के लिए साफ मना कर देता है। इसका अच्छा है, जब देखो इसका मुंह फुला रहता है। अब तो मैं भी तंग आ गई हूँ इससे, पूरे घर का माहौल खराब करके रखा है। इसका स्टार्टअप ना हो गया हमारी मुसीबत हो गई। मुझे भी अब इसका क्या मसला है समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो ये कहीं और रहने चला जाए। उन्हें पता नहीं था कि कमलेश ये सब सुन रहा था। हाँ हाँ, चला ही जाऊंगा एक दिन। आपके लिए वो आपका एक लायक बेटा है ना, आपकी खुशी के लिए शादी भी कर ली, आपका बिजनेस भी संभाल रहा है, आपको अच्छी बहू भी मिल गई, बस मैं ही एक नालायक निकला हूं। वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। शाम तक बाहर नहीं आता। अब प्रिया को उसकी टेंशन होने लगती है। प्रिया उसका दरवाज़ा खटखटाती है। भैया मैं हूँ, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भैया। प्रिया की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलता है। प्रिया खाना लेकर खड़ी थी। भैया पहले खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। वो प्रिया की बात सुनता है, खाना खाता है और बाहर आकर सबके साथ बैठता है। मम्मी जी, पापा जी, देखिए, हम सबको पता है कि भैया को फूड ट्रक का काम चालू करना है और मुझे लगता है हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। पर बेटा, घर का बिजनेस अच्छा तो चल रहा है, फूड ट्रक की क्या जरूरत है? पिताजी, बात ज़रूरत की नहीं है, बात इच्छा की है। जब भैया अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं तो हमें भी उनके काम में उनकी मदद करनी चाहिए ना। सबको प्रिया की बात समझ में आती है। ठीक है बेटा, तो तुम ही बताओ क्या करना है। प्रिया और कमलेश सबको सब कुछ समझाते हैं। ठीक है भैया, मैं दुकान से निकलकर जल्दी आपके पास आ जाऊंगा, फिर हम इन्वेस्टर के यहाँ चलेंगे। ठीक है बेटा, और तू बता, तुझे एक बार के लिए कितना पैसा लगाना है? पिताजी, एक बार के लिए 5 लाख तो लगेंगे। ठीक है, ले ले, पर जब फूड ट्रक चल जाए तो मेरा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देना। हाँ। घर का माहौल थोड़ा ठीक होता है। प्रिया की बातें सही होने लगी थी। कुछ समय बीतता है, कमलेश का फूड ट्रक चालू हो जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। भैया अब आपका फूड ट्रक चालू हो गया, हमें तो पार्टी चाहिए भाई। हाँ हाँ, ज़रूर ले लो। वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमारी घर की लक्ष्मी की वजह से हुआ है। भैया, घर की लक्ष्मी तो अभी घर में आई ही नहीं, अब उसे घर लाना आपकी जिम्मेदारी है। सब प्रिया का इशारा समझ जाते हैं। हाँ भाई, मैं भी समझ गया, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो ठीक है, इस बार तो मैं देखूंगी भैया के लिए लड़की। जल्द ही कमलेश के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी जाती है और उसकी शादी हो जाती है। सबसे ज्यादा खुश प्रिया होती है, पर प्रिया को नहीं पता था कि जिठानी के आते ही उसकी इस घर में जो अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। अगली सुबह नई बहू रागिनी बिना किसी से पूछे सूजी का हलवा बना देती है। अरे भाभी, सूजी का हलवा तो बनता ही नहीं है क्योंकि भैया नहीं खाते। तुम मुझे मत बताओ क्या बनेगा क्या नहीं, मुझे पता है सब। रागिनी के मुंह से ऐसा सुनकर प्रिया एकदम सन्न रह जाती है। वो अपनी सास के पास आती है। माँ जी, दीदी ने सूजी का हलवा बना दिया, अपने यहाँ तो कोई नहीं खाता। जो हो रहा है होने दे बेटा, इतने साल बाद तो बहू आई है घर में, मैं कोई कलेश नहीं चाहती। प्रिया देखती रह जाती है कि कैसे सब सूजी का हलवा इतने चाव से खा रहे हैं और उसे तो बनाने के लिए ही मना कर दिया गया था। घर की बहू आई है, क्या मतलब? क्या मैं बहू नहीं हूं? अरे तुम क्या छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो, ऐसे ही कह दिया होगा माँ ने। पर प्रिया को बहुत बुरा लगा कि बड़ी बहू ने आते ही अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। दोनों कटे कटे रहने लगते हैं। एक दिन रात को प्रिया कमलेश को काम करता देखती है। रागिनी सो चुकी थी तो प्रिया कमलेश के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है, पर कमलेश रागिनी को कॉफ़ी के लिए उठा देता है। भैया, मैंने बना दी है आपके लिए, आपको मेरे हाथ की अच्छी लगती है ना? अच्छी लगती थी, अब मेरे हाथ की अच्छी लगती है। ऐसा करो, ये कॉफ़ी तुम ही पी लो, हम अपनी बना लेंगे। प्रिया बहुत गुस्से में कॉफ़ी पटक कर चली जाती है। अगली सुबह सबको मंदिर जाना था। रागिनी तपाक से जाकर आगे बैठ जाती है। भाभी, इनके साथ तो मैं बैठती हूँ। तो क्या हुआ, आज भाभी बैठ गई साथ में, कोई दिक्कत है क्या अमन तुम्हें? अमन कुछ नहीं बोल पाता। अरे सुनो, बल्कि मैं ये कह रही थी कमलेश, तुम ही आ जाओ ना आगे, कार तुम चला लेना, एक ही तो बात है। अमन चुपचाप उतरकर पीछे बैठने चला जाता है। प्रिया की बर्दाश्त की हद अब खत्म होती जा रही थी। घर आकर, अमन, भैया और दीदी ने तो हद कर रखी है,
आती ही मुझे ऐसे साइड कर दिया जैसे मैं हूं ही नहीं। हर जगह अपनी चलाती है। तुम्हें ही बड़ा शौक चढ़ा था ना भैया की शादी करवाने का। अब हम क्या करें, और मैं भी क्या बोलूं जब भैया ही अब उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। उनके आते ही सब ऐसे बदल गए जैसे मैं कभी थी ही नहीं। सब उनके हिसाब से ही चलते हैं। उन्होंने बनाया तो सबने सूजी का हलवा भी खा लिया, जो मुझे बनाने के लिए ही मना कर दिया गया था। तुम ही सारा दिन बड़े भैया करती रहती थी। तुम्ही ने फूड ट्रक का काम करवाया उनका, और शादी भी। हाँ, पर मैंने तो अच्छा सोचकर ही करवाया था। मुझे क्या पता था कि मुझे ही काट दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जिसका जो हो रहा है होने दो। सही कह रहे हो आप।